तो राधे राधे राम राम सभी के लिए। देखिए ये वाला पेपर वो है जो आपका निरस्त हो गया है कल। ये बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है BD 205 एनवायरमेंटल एजुकेशन का। ठीक है, ये पेपर आपका निरस्त हो गया है और अब ये पेपर 3 तारीख को होगा, क्योंकि 28 तारीख को हुआ था ये, तो ये निरस्त हो गया। निरस्त किस लिए हुआ हमने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें पूरी तरह से इंग्लिश थी, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए नहीं था। केवल इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज थी इसमें, केवल हिंदी थी ही नहीं। इस वजह से इसको बच्चों ने ही कैंसिल करवा दिया कि हमको ऐसा पेपर नहीं देना है, क्योंकि हम इंग्लिश में नहीं दे सकते पूरा पेपर ना। और सही भी बात है, क्यों ही दें भाई। तो इन लोगों की गलती थी जो इन्होंने केवल इंग्लिश में ही पेपर बनाया था ये। ठीक है, तो क्या है कि देख लीजिए, इसके आंसर आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो आपका 3 तारीख को पेपर होने वाला है ना, उसमें इस वाले पेपर में से बहुत सारी चीज़ें पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो आपका पेपर निरस्त हुआ है इसकी पूरी आंसर की आपके पास होनी चाहिए। इसको पढ़ लेना। दूसरा, जो 2021 में पेपर हुआ था एनवायरमेंटल स्टडीज़ वाला, एनवायरमेंटल एजुकेशन का, वो पढ़ लेना। इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, आने वाले पेपर में जो 3 तारीख को होने वाला उसमें, है ना। तो आप देख लीजिए, इसमें हम लोग इसके आंसर की देखते हैं क्या क्या आंसर हैं। आयोग ने इसने यूनिवर्सिटी ने या एजेंसी ने काफ़ी गलत किया है कि पूरा इंग्लिश वर्जन में ही पूरा पेपर दिया है, जबकि हिंदी में भी इनको देना चाहिए था। दोनों ही भाषा में होता ना पेपर, तो पर इन्होंने नहीं दिया। खैर देखिए, हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। ये एक विद्यार्थी ने भेजा ये पेपर, एक भाई ने, तो देख लीजिए ये डी सीरीज़ है। आप लोग मिला लीजिए अपना पेपर। ये आंसर्स आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर डी सीरीज़ है, BD 205 एनवायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, चलते हैं हम लोग। यहाँ से पेपर की स्टार्टिंग होती है, पूरा इंग्लिश ही में ही है। ठीक है, तो हम इंग्लिश भी देख रहे हैं। अब क्या करते हैं, चलो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए, द वैष्णोई मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद। तो ये वैष्णोई मूवमेंट जो हुआ था ना, एक अमृता देवी वैष्णोई थी। ठीक है, अमृता देवी वैष्णोई। तो इनके जो मानने वाले थे, उन्होंने अपने नाम के पीछे वैष्णोई लगाना शुरू कर दिया। अमृता देवी वैष्णोई जो थी, ये मारवाड़ से थी, और ये जो मूवमेंट हुआ था ये मारवाड़ में हुआ था। ठीक है, राजस्थान में हुआ था। ओके, तो क्या हुआ, अमृता देवी वैष्णोई इस जो एसोसिएट कर रहे थे। ठीक है, अमृता देवी। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, विच मूवमेंट इन 1973 केम इनटू एक्सिस्टेंस टू सेव द एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये पूछ रहे हैं कि जो केरला का पलक्कड़ जिला है, वहाँ पर कौन सा मूवमेंट हुआ था 1973 में। ठीक है, कौन सा हुआ था। तो एपिको नहीं हुआ, चिपको नहीं हुआ, जंगल बचाओ नहीं हुआ, ये हुआ था साइलेंट वैली मूवमेंट। ठीक है, जो साइलेंट शांत घाटी तो केरल में ही है ना, वहीं पर वहाँ की वादियों को बचाने के लिए साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ओके, अच्छा एक बात और आपको बता दूं, यदि इंग्लिश बोलने में या पढ़ने में कहीं कमी हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं है हमारा राग। ठीक है, आप देखते चलना ओके, चलो तीसरा प्रश्न करते हैं। द बॉर्डर इशू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज पर यूनाइटेड नेशन इज। क्या है, ये है ओवरऑल कंप्लीशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, द बॉर्डर इशू क्या है ये पूछना चाहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि यूनाइटेड नेशन जो कह रहा है कि मानव का विकास, मतलब मानव के विकास के लिए जो बॉर्डर इशू है वो क्या है, किसके अनुसार, यूनाइटेड नेशन के अनुसार वो क्या है। तो देखो, एजुकेशन भी है, पब्लिक हेल्थ भी है, स्टैंडर्ड लिविंग भी है, लेकिन चूँकि इसमें सारी चीज़ आ रही है तो ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल कंप्लीशन। ठीक है, चौथा देखिए, द यूनाइटेड नेशन टारगेटेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जो SDGs है ना, जो जो कितने टोटल 17 हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे सोच रहे होंगे कि निरस्त हो ही गया तो हम लोग क्या करेंगे इसका करके। भैया बहुत ज़रूरी है करना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जो 3 तारीख का पेपर है उसमें, और 2021 वाला प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेना और ये पढ़ ले जाना। इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, 5वां प्रश्न क्या है। द स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल साइंस। हम जब इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल साइंस यानी कि सतत विकास और जो संपोषित जो विकास है उसके विज्ञान को हम पढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, इस तरह से। ठीक है, क्या कहलाता है, इसको कहते क्या हैं, ये इसमें ये पूछना चाह रहे हैं। तो क्या कहलाता है ये,
ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, क्योंकि इन सब का अध्ययन करते हैं जिस साइंस में, वो होती है एनवायरमेंटल साइंस। छठवां देखिए, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिकॉग्नाइज दैट ऑल कंट्रीज मस्ट स्टिमुलेट एक्शन इन द फॉलोइंग एरियाज। जो सस्टेनेबल गोल है ना, वो किन किन एरियाज़ पर देखता है, किन किन एरियाज़ को मुख्य रूप से रखता है, ठीक है। मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चाहता क्या है, किस किस एरियाज़ में काम करना चाहता है ये, ठीक है। तो अब क्या क्या चीज़ दिखा रहा है, तो हम लोग इसमें देखेंगे। इसमें क्या है, पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी, प्लांट एंड प्लानिंग। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, प्लानिंग वगैरह का तो मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। क्या होगा, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप, ये ठीक है, क्योंकि एक कंट्री का नहीं है, कई कंट्रीज़ का गोल है ये, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, छठवें का आंसर होगा सी आंसर लगाइए इसका, ठीक है। ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये है पार्टनरशिप वाला। आगे देखिए, द कंटेम्प्रेरी कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेनली एम्फसाइज ऑन, तो इसका जो आंसर आपको नज़र आ रहा है वो सी है, ठीक है, डेवलपमेंट विद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। ये आठवां देखिए, द डिकेड ऑफ एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आइडेंटिफाइड बाय यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट दशक नियुक्त किया, मतलब कौन सा सस्टेनेबल दशक कहा इन्होंने, किस ईयर को, कौन से दशक को। तो ये जो दशक है ना, वो है 2005 से 2014 तक, ठीक है। आगे चलते हैं। द 3 एरियाज़ फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी, जो 3 मुख्य एरिया हैं सतत विकास के, वो कौन कौन से हैं, वो ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये तीनों चीज़ में आती हैं। आंसर होगा इसका डी। 10वां देखिए, व्हेन द कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर इक्वल टू नेचुरल एबिलिटी टू रिपेलनेस देन सस्टेनेबिलिटी, ये कह रहे हैं कि जितना हम रिसोर्स यूज करते हैं और उतना ही नेचर रिसोर्स भेजे हमारे पास, तो ये क्या कहलाएगा, मतलब हमारी उपभोग के अनुसार ही नेचर अपना रिसोर्स पैदा करे या रिसोर्स दे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कुछ इस तरह कहना चाह रहा है, ठीक है। ये तो क्या कहलाएगा, इसे बोलते हैं स्टडी स्टेट इकोनॉमी, ठीक है, स्टडी स्टेट इकोनॉमी, क्योंकि जितना नेचर दे रही है उतना आप उसका कंजप्शन कर रहे हो, उपभोग करते जा रहे हो, तो बचा तो कुछ नहीं ना, तो क्या स्टडी स्टेट इकोनॉमी, ओके। 10वें का होगा बी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, ए प्रोमिसिंग डायरेक्शन टुवर्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ टू डिज़ाइन सिस्टम दैट आर, अब भैया ये तो होता है, ये जो होता है ना, ये फ्लेक्सिबल एंड रिवर्सेबल, फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी है और रिवर्सेबल भी है, ठीक है। 12वां देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ, जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है वो समुद्र का होता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोस्फीयर जो वाटर से रिलेटेड होता है ना इकोसिस्टम, वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर। 13वां देखिए, विच टीचिंग मैथड इज़ द बेस्ट टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट, यानी कि सेकेंडरी स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन का कौन सा इनमें से सही है, मतलब किस तरह से उन वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए जो उनके लिए एकदम परफेक्टली उनके माइंड में बैठ जाए, वो समझ जाएँ, ठीक है। तो क्या है, वन लाइनर टीचिंग, ये तो गलत है। और ये ट्रेडिशनल लेक्चर, ये भी बेकार है, आप व्याख्या करते रहो, प्रवचन देते रहो, क्या मतलब, वो क्या समझाएंगे। और लेक्चर बाय एक्सपर्ट, ये भी बेकार है, वो किसी एक्सपर्ट की बात नहीं समझ पाएंगे, सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं ना। तो डेमोन्स्ट्रेशन बाई द स्टूडेंट, तो भैया उनको भ्रमण पर आप ले जाओ, वो सारी चीज़ सीख जाएंगे, क्योंकि बच्चा पढ़ने से नहीं देखने से ज़्यादा सीखता है, ठीक है। 14वां देखिए, इन विच मैथड बोथ टीचर एंड स्टूडेंट रिमेन एक्टिव, तो जो इन दोनों के बीच में जो एक्टिव मेथड है ना सीखने का, जो वो क्या है, लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। लेक्चर यानी व्याख्या विधि भी, और भ्रमण वाली जो विधि होती है वो घुमाकर बच्चों को दिखाते हैं कि भैया चलो तुम्हें एक टूर पर ले चलते हैं, वहाँ देखना। टूर क्यों ले जाते हैं टीचर बच्चों का, आपने देखा है ना कि वो हरे भरी वादियों को दिखाते हैं, ऐतिहासिक इमारतें दिखाते हैं, ताकि बच्चों को देख कर सीखें कि हाँ ये क्या है। टूर जाने का ये तो फ़ायदा, तभी तो ले जाते हैं बच्चों को टूर पर, ताकि वो सीख सकें, ठीक है। 15वां देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम इफेक्ट टू डेवलप एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पब्लिक के बीच में एनवायरमेंटल अवेयरनेस कौन ज़्यादा फैला सकता है, तो भैया मास मीडिया ज़्यादा फैला सकता है। मास मीडिया जैसे टीवी देख रहे हो आप, रेडियो देख रहे हो,
जो एक बड़ी पब्लिक को इकट्ठा कर सकती है, ठीक है। तो मास मीडिया का काम ये है कि मास मीडिया बहुत जल्दी लोगों को अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों के भीतर, ठीक है। और ये लेक्चर रिकॉर्डेड बाय रिसोर्स, ये तो गलत है। लेक्चर आप रिकॉर्ड कर लो, क्या ही मतलब उसका? इंटरनेशनल एक्सपर्ट बुलवाते रहो टीवी पर, उससे रोज न्यूज़ बुलवाते रहो, क्या मतलब है? लेकिन ये मास मीडिया कहा जाए कि भैया नेचुरल रिसोर्स खराब हो रहे हैं, ये हो रहा है, टीवी में बोला जाए, रेडियो में बोला जाए, सब समझ जाते हैं, ठीक है। 16वां देखिए, द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंटल हैज़ एडवांटेज बिकॉज, ये क्या कह रहे हैं कि ये है ना पाठ्यक्रम विकास के अंतःविषयक दृष्टिकोण, ठीक है। पाठ्यक्रम विकास के जो अंतःविषयक इंटरडिसिप्लिन होता है, अंतर्विषयक दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसमें क्या एडवांटेज है, मतलब इसका एडवांटेज है क्योंकि क्या एडवांटेज है इसका, किस चीज़ का? द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट हैज़ एडवांटेज, अंतर्विषयक में पाठ्यक्रम के विकास में इसका क्या एडवांटेज है, ठीक है। क्या एडवांटेज है, तो क्या है इसका जो आंसर होगा, देखो पहले देखो इसको, इट इंक्रीज वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट। क्या ये इंक्रीज करता है काम के भार को बच्चों के ऊपर? तो ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। ये सारी बात जो हो रही है, ये सब हो रही है एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है, और एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। तो ये क्या करता है? वर्कलोड बढ़ाता है? नहीं बढ़ाता। रेज पीरियड्स इन टाइम टेबल, ये भी मतलब नहीं है इसका भी कि ज़्यादा पीरियड बढ़ गए इसलिए पढ़ाना नहीं, ऐसा नहीं। एक्स्ट्रा रिसोर्स आर नीडेड, तो भैया इसे पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्स की भी तो आवश्यकता नहीं है ना, आप भ्रमण करा लो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। डज नॉट नीड एक्सपर्ट टीचर, ये होना चाहिए इसका आंसर, आई थिंक ये होना चाहिए, ठीक है। डज नॉट एक्सेड, हमारी समझ से तो ये होना चाहिए, ठीक है। देख लेना क्या है, वैसे इसका आंसर ये होना चाहिए, है ना। हमने बताया ना, देख लेना, आपको यदि किसी में कोई गड़बड़ लगे या हमारे बोलने में गड़बड़ लगे तो क्षमा प्रार्थी हूँ, समझ जाना बस जो हम समझाना चाह रहे हैं। आगे देखिए, द लाइनर फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड देन टू डिकम्पोजर्स। तो ये जो लीनियर फ्लो होता है ना, लीनियर लाइनर कुछ भी बोलो, ये फ्लो होता है कि सबसे पहले यहाँ पर कौन आता है? प्रोड्यूसर आते हैं, उसके बाद फिर कंज्यूमर आते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, फिर डिकम्पोजर्स आते हैं, ये सब होता है ना। तो ये पूछ रहे हैं ये क्या है? तो ये फूड चेन है। क्या ये फूड चेन है? ये 10% उसमें एनर्जी पहुँचती है ना, ये वही है, ठीक है। डेट्रीवोरस डिपेंड ऑन, जो डेट्रीवोरस डिपेंड किस पर डिपेंड होते हैं ये? तो ये प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड नहीं होते। प्राइमरी कंज्यूमर पर तो सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड होते हैं, और सेकेंडरी पर टर्सरी होते हैं कंज्यूमर डिपेंड, ठीक है। तो ये जो डेट्रीवोरस होते हैं ना, वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल खाते हैं, मरे हुए जो अपघटक होते हैं ना, उन चीज़ों को खाते हैं ये मांसभक्षी, ठीक है। ओके, डी आंसर होगा इसका। 19वां देखिए, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज ऑलवेज, तो ये यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशीय चलती है, एक दिशीय चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनमें तो 100% एनर्जी है, ठीक है, और जब पेड़ पौधों से वो बकरी में गाय में गई तो उसमें रहेगी 10%, और गाय और बकरी से शेर में चली गई तो उसमें रहेगी 1%। इस तरह से ये यूनिडायरेक्शनल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि शेर में 1% है तो यहाँ जाकर फिर ऊपर जाकर ये फिर 0.1 रह गई या 10 रह गई, ऐसा नहीं जाएगा। ये यूनिडायरेक्शनल है, पहले में 100% होगी तो दूसरे में 10% रह जाएगी, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? ए। 20वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, तो इसका आंसर होगा ए, फूड चेन, ठीक है। और इसमें क्या 21वां, लेक्स पॉन्ड्स एंड स्वाम्प आर एग्जाम्पल। मतलब लेक का मतलब होता है झील, पॉन्ड्स का मतलब तालाब, और स्वाम्प्स का मतलब होता है होता है दलदल। तो ये किसके उदाहरण हैं? ये लैंटिक इकोसिस्टम के उदाहरण है, ठीक है, लैंटिक इकोसिस्टम। क्योंकि जो लोटिक इकोसिस्टम होता है उसमें जैसे बहता हुआ पानी होता है, बहता हुआ पानी में जो जीव जंतु रहते हैं उनके बारे में बात की जाती है, और इन दोनों में महासागरों के बारे में बात की जाती है, महासागरों में जो रहते हैं। लेकिन लैंटिक जो है ना, उसमें झील, पॉन्ड और तालाब के बारे में बात की जाती है, ठीक है। 22वां देखिए, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर मैनी स्मॉलर इकोसिस्टम एग्जिस्ट एंड ऑपरेट। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ये बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ द अर्थ
वेयर मैनी स्मॉलर इको सिस्टम एग्जिट एंड ऑपरेट। 22वां, ठीक है। 23वां देखिए, अ फूड वेव इज, फूड वेव क्या है ये कह रहे हैं, फूड वेव इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, ठीक है। इसका आंसर ए सही होगा, 23 का आंसर ए होगा, ठीक है। 24वां देखिए, देखो इस हम जो आंसर बता रहे हैं उनके अलावा आपको कुछ भी आंसर लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। यहाँ पर हमने बहुत चेक करके आपको आंसर दे रहे हैं, हमें चेक करके ही, ठीक है। तो आंसर पूरे सही होंगे, टेंशन मत लेना आप इस बात की। और हमने इस पेपर को चेक भी करवा लिया, तो देखना ये आंसर इसके सही होंगे। फिर भी आपको लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसको दोबारा से चेक किया जाएगा, ओके। हाँ, तो 24वां देखिए, द टर्म यूज टू डोनेट फंक्शनल पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंटल इज कॉल्ड एज। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इकोलॉजिकल नीचे। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर द टर्म यूज टू डोनेट फंक्शनल पोजीशन ऑन एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरमेंटल इज कॉल्ड। मतलब जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन करता है, रहता है या कुछ भी, ठीक है, फंक्शनल पोजीशन में रहता है, क्या है, तो उसे इकोलॉजिकल नीचे बोलते हैं, ठीक है, जहाँ उसका आवास होता है, ठीक है। ये होता है इसका आंसर, ये नहीं होगा इसका आंसर, ये होगा बी होगा। 25वां देखिए, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इकोलॉजिकल पिरामिड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को यहाँ पर ढूंढना है, तो इसका आंसर यही होगा, स्पोरोफाइट्स ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट ट्रॉपिकल लेवल। स्पोरोफाइट्स नहीं होते इसमें, हाँ ठीक है, ट्रॉपिकल टॉप मोस्ट नहीं होते, मतलब डिकम्पोजर्स वगैरह होते हैं, तो आंसर सी होगा इसका। 26वां देखिए, अ प्रोसेस दैट अलाउ इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली इज़ नोन एज। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। 27वां देखिए, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंटल वाज हेल्ड इन। तो यूएन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो किसके ऊपर, ह्यूमन एनवायरमेंट के बाद ह्यूमन एनवायरमेंट पर। तो ये कहाँ हुई थी, ये स्टॉकहोम में हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी, स्टॉकहोम में हुई थी, ओके। कहाँ, स्टॉकहोम में 1972 में, ये ध्यान रखना, स्टॉकहोम में 1972 में। 28वां देखिए, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इसमें कौन सा करेक्ट है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, किसके लिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए कौन सा करेक्ट है। तो देखिए ये सही है इसमें, इट इज़ अ कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, यदि हम इसको, इसके अलावा हम इसको ऊपर वाले को देखें तो जैसे ये इट कंसर्न विद बायोटेक्नोलॉजी, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। इट कंसर्न विद हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये मतलब ही नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट फॉर, इट इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। तो इसका मेनली ये है, वैसे ये सही हो सकता है लेकिन आंसर सही ये होगा क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये, ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है, ठीक है। 29वां देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से एनवायरमेंटल एजुकेशन के, कि ये जो है ना, ये इंटरडिसिप्लिनरी है, ये अंतर विषयक है, ठीक है, ओके। तो डी आंसर होगा इसका। 30वां देखिए, द टर्म एनवायरमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल जो शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो भैया इसमें तो हमें कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें एनवायरॉन होता है, वो तो ENVIRON, एनवायरॉन ये होता है, लेकिन इनमें से तो कोई नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि इस पर ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। ऑब्जेक्शन क्या उठेगा, निरस्त हो गया, तो ठीक है, इसका होता है एनवायरॉन, ENVIRON। इसकी उत्पत्ति, एनवायरमेंट की उत्पत्ति हुई है एनवायरॉन से, ठीक है। फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड पूछ सकते हैं कि कौन सा वर्ड है, तो फ्रेंच वर्ड है, ध्यान रखना है ना। 31वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फॉल अंडर अफेक्टिव डोमेन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। या अफेक्टिव डोमेन कौन से हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन में, कौन कौन से आते हैं या कौन है। तो इसका आंसर होगा टू हेल्प द स्टूडेंट एक्वायर द नॉलेज ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। मतलब ये एनवायरमेंट एजुकेशन का जो अफेक्टिव डोमेन है, यानी भावात्मक जो पक्ष है, वो क्या है, इससे ये है कि बच्चे सीखते हैं, यानी कि नॉलेज उन्हें मिलती है, पर्यावरण से रिलेटेड नॉलेज बच्चे अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, ठीक है।
वो सही है। और ये जो है टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये भी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेनली ये होना चाहिए क्योंकि उससे बच्चे नॉलेज अर्जित करते हैं उससे कि हाँ क्या है क्या नहीं है, कैसा होता है एनवायरमेंटल एजुकेशन का मतलब क्या है, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्या है। और नेचुरल रिसोर्स के बारे में तो ये है कि हाँ उस हिसाब से नेचुरल रिसोर्स का यूज़ तो वो करते हैं प्रॉपर, लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं वो। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक ए होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए 32वां, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन द ईयर। तो हम आपको पीछे बता चुके हैं कि 1972 में हुई थी ये। ठीक है, 32वां देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये तो एक नहीं, हर पेपर में आता है, इसके में जब भी पेपर होता है ये आता ही आता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? 5 जून को। अरे क्या हो गया ये, कब मनाया था? 5 जून को। ठीक है, 33 का होगा सी। कुछ भी आपको किसी प्रश्न में गड़बड़ाहट लगे, कुछ भी लगे, आप हमको बता देना। ठीक है, 34वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स डज नॉट कम्स अंडर न्यूमैन क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। जो न्यूमैन क्लासिफिकेशन है ना, उसमें उन्होंने 3E को बताया था। न्यूमैन क्लासिफिकेशन में इन्होंने 3E को बताया था, और 3E में था एनवायरमेंटल स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये तीनों थे, लेकिन ये जो है ना एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टडीज़ ये नहीं था। तो इसका आंसर लगा लीजिए आप डी। 34 का आंसर होगा डी। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, अब कुछ बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे कि इतना पूरा बता क्यों रही हैं, केवल आंसर लगा दिया करें। केवल आंसर लगाने में जो मुख्य चीज़ें कुछ कुछ वो रह जाती हैं, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर लगा ये वाला, क्योंकि इन्होंने इन तीनों के बारे में कहा था लेकिन इसके बारे में नहीं कहा था। 3E जो थे वो यही थे ऊपर वाले। द कैंपेन स्लोगन फॉर द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, यानी कि इसकी थीम क्या थी। ये स्लोगन पूछ रहे हैं कि 2022 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी वन अर्थ ओनली वन अर्थ। ठीक है, क्या थी? ओनली वन अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36वां देखिए। अच्छा, कौन से आर्टिकल में बताया गया है, किस आर्टिकल में बताया गया है एनवायरनमेंट के बारे में, और उसके वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए किस में बताया गया है कि पेड़ पौधे सुरक्षित रहने चाहिए, जंगल सुरक्षित रहने चाहिए, किस आर्टिकल में बताया है? तो संविधान के ये 48A में बताया गया है। ठीक है, 48A। 37वां देखिए, साइंस दैट डील्स विथ प्रिंसिपल गवर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल इज नोन एज। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन रखती है वो कौन सी साइंस है, वो कौन सी साइंस कहलाती है? वो है इकोलॉजी। ठीक है, कौन सी है? इकोलॉजी। ओके, चलो 37 हो गए, 38वां देखते हैं। इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ कम्युनिटीज़ इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज, या कह रहे हैं इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द कम्युनिटीज़ इन एन इकोसिस्टम इज, ये कौन सी इकोलॉजी कहलाती है? तो ये कहलाती है सेनेकोलॉजी। ठीक है, क्या कहलाती है? सेनेकोलॉजी। ये पॉपुलेशन इकोलॉजी नहीं होगा, सेनेकोलॉजी होगा ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कम्युनिटीज़ को देख रहे हैं। इकोलॉजी स्टडी ऑफ द कम्युनिटीज़ इन एन इकोसिस्टम, कम्युनिटीज़ को देख रहे हैं हम, इकोसिस्टम है। ठीक है, इनकी स्टडी को, तो कहलाती है सेनेकोलॉजी। ठीक है, डी आंसर होगा इसका। 39वां देखिए, द इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन। इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो किस पर निर्भर करती है? वो किस पर निर्भर करती है? तो ये जो निर्भर करती है वो करती है एबिलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑफ, हाँ क्या क्या है इसमें देखते हैं। एबिलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑफ टू प्राइमरी कंज्यूमर, नहीं प्राइमरी कंज्यूमर से उन पर डिपेंड क्यों करेगी ये? इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, ये भी नहीं होगा। एविलेबिलिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन टू प्रोड्यूसर, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आंसर होगा सी इसका। ओके, सी। 40वां देखिए, हु कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? तो सब जानते हैं, A.G. टेंसले ने दिया था। 41वां देखिए, द लाइनर फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड देन टू डिकम्पोजर इन नोन एज, ये दोबारा आएगा प्रश्न, ये फूड चेन। ठीक है, ये दोबारा प्रश्न आया है शायद, बताओ, एक एक प्रश्न दो बार आ रहा है। फूड चेन होगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह हम आपसे कह रहे हैं ये आप पूरा पढ़ ले जाओ, और 2021 में जो पेपर हुआ था वो पूरा पढ़ ले जाओ, आपको बहुत फंसेगा। ठीक है, बहुत मिलेगा आपको उसमें से, पर ये आंसर की ज़रूर पूरी देख कर जाना, इसमें से बहुत आने का चांसेस है, तो देख कर जाना, पढ़ के जाना। ठीक है,
42वां देखिए, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई हेटेरोट्रॉप्स इज नोन एज। तो हेटेरोट्रॉप्स के द्वारा जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनता है, जिसका न्यू ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है यानी कि बनता है, उसका नाम क्या है? उसे कहते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसका आंसर होगा बी। ओके, आंसर सही है, गड़बड़ मत होना, बिल्कुल सही है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। 43वां देखिए, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ये फिर दोबारा प्रश्न आ गया, अभी तो हुआ था ये, है ना, यूनिडायरेक्शनल। 44 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल एस्पेक्ट, फंक्शनल क्रियात्मक एस्पेक्ट क्या है इकोसिस्टम में, तो ये पूछना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, फूड चेन। ठीक है, लेक पॉन्ड स्वैम्स आर एग्जाम्पल। ये फिर आ गया प्रश्न भैया, अभी हुआ था, इसका आंसर बताओ, लैंटिक इकोसिस्टम, अभी अभी तो हुआ था ये, देखो दो दो बार आ रहे हैं वही प्रश्न, दो दो बार। अच्छा देखो, आप लोगों को पेपर शायद एकदम क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो, क्योंकि यहाँ हमारे पास भी ये क्लियर है नहीं, जैसा हमने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, 46वां देखिए, इकोसिस्टम इज परमानेंट इकोनॉमी, ये किसने कहा था? ये कहा था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, 47 देखिए, विच कंट्री इज रिलेटेड टू एज वैली ऑफ डेथ। वैली ऑफ डेथ एक शहर है, ये पता है, एक शहर है ब्राज़ील में, वहाँ पर ना वहाँ पर रोस्ट पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, वहाँ पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा, प्रदूषण बहुत है वहाँ, इसलिए उसे बोलते हैं वैली ऑफ डेथ। तो कुछ कुबैटो करके कुछ देश है, उसका नाम हमको नहीं पता है, कुबैटो को है, पता नहीं क्या देश है वो, सिटी है, कुबैटो को सिटी है ब्राज़ील में, कुबैटो को कुछ इस तरह से, उसे कहते हैं वैली ऑफ डेथ। ठीक है, तो ब्राज़ील इसका आंसर होगा। हो सकता है अगले पेपर में आपसे इसके उस सिटी का नाम पूछ रहे, तो क्या कुछ था, CUBA, कुबैटो को था शायद, CUBATAO, इस तरह से कुछ था सिटी का नाम। ठीक है, तो ये रोस्ट पॉल्यूशन उसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। आगे देखिए, आंसर उसका ब्राज़ील होगा। ठीक है, इसका आंसर ब्राज़ील होगा ऊपर वाले का। 48 देखिए, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अडॉप्ट CNG। तो CNG को अडॉप्ट करने वाली पहली सिटी कौन थी इंडिया की? तो वो दिल्ली है, लेकिन जो CNG का वो पंप वगैरह लगाने की सिटी थी वो कोलकाता थी। ठीक है, वो कोलकाता थी जो फर्स्ट जो थी, जिसने CNG पंप लगवाया अपने यहाँ, तो वो कोलकाता है, लेकिन जो अडॉप्ट करने वाली जो सिटी है वो है दिल्ली। 49 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज, जो कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड कहाँ से डेवलप हुआ ये? तो ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था ना, ये हुआ था चार्ल्स एल्टन के यहाँ से। ठीक है, चार्ल्स एल्टन से। ओके, डी आंसर होगा इसका। अ हैबिटेट इज, 50वां देखिए, अ हैबिटेट इज, तो ये होगा द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, डी इसका आंसर लगाइए, प्रश्न देखो, डी इसका आंसर लगाइए। ओके, 51 देखिए, बायोम इज अ, इसका ये है, बायोम इज अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ, बायोम इज अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन अ जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, आंसर इसका ए होगा। ये देखिए, द बेस्ट वे टू डिस्पोज वेस्ट, मतलब जो डिस्पोज वेस्ट होते हैं, नहीं जो वेस्ट होते हैं, जो बेकार पदार्थ होते हैं, जो कूड़ा कचरा आपके यहाँ का होता है, उसको डिस्पोज करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? तो वो तरीका क्या है? वो है कंपोस्टिंग। ठीक है, कंपोस्टिंग से, बर्निंग का मतलब जलाना, कंपोस्टिंग का मतलब खाद बना देना, डंपिंग इन हिली एरिया यानी पहाड़ों के एरिया में उसे डंप कर देना, मतलब गड्ढा खोद के गाड़ देना, और इंसिनरेशन का मतलब भी दहन करना होता है, जला देना। तो सबसे अच्छा ये है कंपोस्टिंग कर दो उसकी। ठीक है, खाद बना दो और खेतों में डाल दो। तो 52 का होगा बी। 53 देखिए, 53 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है? नहीं, नॉट अ प्राइमरी, अरे इसमें नॉट लिखा है, नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, तो ओजोन सही है इसका। ठीक है, 54 देखिए, द पॉल्यूटेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। ओजोन होल के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? सब जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, 54 का क्या होगा? ए। 55 देखिए, BOD स्टैंड फॉर, BOD का फुल फॉर्म क्या है मतलब? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, बी आंसर होगा इसका।
द प्रोजेक्ट मेथड इज़ बेस्ड ऑन, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो किस पर बेस्ड होता है। तो आप देखते हो आपके सामने प्रोजेक्ट, जब टीचर पढ़ाने आते हैं कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है और आप लोग उसे देखते हो, तो किस पर निर्भर करता है, वो उसकी आपकी एक्टिविटी पर निर्भर करता है, ठीक है। और वो जो प्रोजेक्टर के थ्रू दिखा रहा है उसकी एक्टिविटी पर निर्भर करता है, कितना एक्टिव है वो, उसके लिए वो किस तरह आपको दिखा रहा है उसके लिए, ठीक है। 57 देखिए, 57 देखिए, इसका आंसर ये है सी। 57 देखिए, विच अल्टरनेटिव अमोंग द फॉलोइंग शोज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। अभी कह रहे हैं प्रोजेक्ट मेथड का जो करेक्ट सीक्वेंस है कि किसके बाद क्या आना चाहिए वो कौन सा है, ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए पहला देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है, प्लानिंग बिल्कुल ठीक है, एक्सक्यूशन ठीक है, एवेल्यूशन ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक है, मतलब फर्स्ट ही ठीक है इसका, ठीक है। आंसर क्या होगा, फर्स्ट ही ठीक है, लास्ट में रिकॉर्डिंग की जाती है तो फर्स्ट ही बिल्कुल ठीक है इसका, ओके। आंसर ए लगाना 57 का ए। अब देखिए 58, इन प्रोजेक्ट मेथड द प्रॉब्लम एक्ट एज, इन प्रोजेक्ट मेथड द प्रॉब्लम एक्ट एज सूटेबल फॉर लर्निंग, ठीक है, सूटेबल फॉर लर्निंग। किसी प्रश्न में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ हो और आपको लग रहा हो कि ये सही नहीं है, तो आप बता देना हमको, ठीक है। हम इसको रिव्यू करेंगे एक बार इसका, ठीक है। परेशान मत होना, कोशिश की जा रही है कि आपके सामने सही आंसरिंग पूरी तरह से की जाए, सही आंसरिंग, ओके। 58 का आप लगाएंगे सी। और 59 का देखिए, द सर्वे मेथड हेल्प टू डेवलप, जो सर्वे मेथड होता है, सर्वेक्षण विधि होती है, वो किस चीज़ में मदद करती है। देखो सर्वेक्षण विधि होती है बहुत तार्किक होती है, हम किसी का सर्वेक्षण करते हैं तो सर्वेक्षण के द्वारा हम नई चीज़ों को सीखते हैं, तार्किक होते हैं हम, ठीक है। और फिर वही जिज्ञासु भाव पैदा करता है, तो इनक्वासाइटिव स्किल, ठीक है। इसका मैथमेटिकल स्किल भी ठीक होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकल के यदि साइंस स्किल होता तो ज़्यादा ठीक होता, पर इसमें जो इनक्वासाइटिव है, यानी कि इनक्वासाइटिव मतलब होता है जिज्ञासु स्वभाव जो होता है आपका, जिज्ञासु कुशलता होती है, यानी कि और जानने की इच्छा। तो सर्वे मेथड होता है वो और जानने की इच्छा को प्रेरित करता है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो इनक्वासाइटिव, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा इसका, बी आंसर होगा। 60 में देखिए, विच अल्टरनेटिव अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रोल ऑफ मास मीडिया इन टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। कौन सा जो मास मीडिया के द्वारा, मतलब मास मीडिया टीचिंग कैसी होती है, टीचिंग में मास मीडिया क्या काम करता है, इस तरह से कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। और एनवायरमेंटल एजुकेशन में, यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा में मास मीडिया किस तरह काम करता है, या किस तरह से उनके विचारों को अभिव्यक्त करता है, या किस तरह से उन्हें सिखाता है टीचिंग में, ठीक है, किस तरह सिखाता है। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट थिंकिंग टू अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट के बारे में सीखने के लिए विचार पैदा करता है, ठीक है। ये सोच पैदा करता है कि एनवायरनमेंट है क्या, पर्यावरण है क्या, सोच पैदा करता है, समझ पैदा करता है ये, ठीक है। एक्चुअल जो इन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग होगा उसे हम क्लियरली आपको नहीं बता पा रहे हैं शायद, ठीक है, लेकिन हम आपको वो बता रहे हैं जो इससे रिलेटेड है, ठीक है, ओके। चलिए 61वां देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज suitable to improve quality of environmental, which among the following is suitable to improve quality of environment, यानी कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल है, कैसे इम्प्रूव होगी एनवायरनमेंट की क्वालिटी, कैसे। तो क्या पब्लिक अवेयरनेस के द्वारा होगी, बिल्कुल हो जाएगी। पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट, भैया एडवर्टाइजमेंट या पम्फलेट्स पड़े रहते हैं, कोई नहीं देखता, ठीक है, तो इसके द्वारा नहीं। राइटिंग स्लोगन, ये स्लोगन लिखो आप दीवारों पर कि पर्यावरण बचाओ, क्या बचाएंगे लोग, नहीं बचाते। और डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लांट टू पुअर, गरीबों का प्लांट बांटो, पौधे बांटो, क्या बचाएंगे, नहीं बचाएंगे। तो सबसे अच्छा यही है, पब्लिक अवेयरनेस करो, जागरूकता फैलाओ लोगों के बीच में, ठीक है। 62 देखिए, यूज़ ऑफ कार्टून पिक्चर्स एंड फ्लो डायग्राम इन टीचिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन क्रिएट। आप ये सब कार्टून बना रहे हो, एक फ़ोटो पिक्चर बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो एनवायरमेंटल एजुकेशन में, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या करेंगे, आप में अट्रैक्शन एंड इंटरेस्ट पैदा करेंगे, आप में भी और लोगों में भी, क्योंकि आप दिखा रहे हो लोगों को कि इसमें कूड़ा डालो, इस तरह डंप करो, या फिर पर्यावरण को ऐसे बचाओ, आप दिखा रहे हो ना, तो लोगों को अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है, अट्रैक्शन भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा, ओके। 63 देखिए, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट आर मेनली प्रेजेंट, जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट जो होते हैं ना, मतलब जो वायुमंडल में जो पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं,
वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं, वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर में। ट्रोपोस्फीयर में मतलब होता है क्षोभ मंडल, तो यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर अलग से तो दे नहीं रखा, तो ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ही पाए जाते हैं, पर अलग नहीं दे रखा है, इसलिए हम लोग इसका आंसर डी लगाएंगे, ठीक है। इसका आंसर ए, इसका आंसर डी। 64 देखिए, द एनिमल विच फीड ओनली ऑन अदर एनिमल, यानी कि जो दूसरे का ही खून चूसते हैं, दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं कार्निवोरस, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो होते हैं स्वपोषी। हर्बीवोर्स होते हैं, ये हरे भरे पौधों को खाते हैं ना, वो होते हैं। और जो ओमनीवोर्स वो होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। लेकिन कार्निवोर्स जो होते हैं वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, मांसभक्षी, ठीक है, इन्हें कहते हैं मांसभक्षी। 65वां देखिए, द लिविंग बीइंग दैट फीड ऑन डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर एज कॉल्ड, मतलब जो डेड और डिके यानी कि जो मृत जीवों को जो खाते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ये पूछ रहे हैं। जो मृत जीवों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं स्पोरोफाइट्स, ठीक है, क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट्स। 66 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स कौन है, तो कोई इन तीनों में ये समय से कोई कन्वेंशनल सोर्स नहीं है, सन इसका आंसर सही होगा। आंसर क्या होगा इसका सही, सन, सूरज। 67 देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द इनकरेक्ट फैक्ट, कौन सा इसमें गलत फैक्ट है, तो ये पूछ रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ओजोन इज हार्मलेस टू ब्रीथ। तो भैया ओजोन हार्मलेस नहीं होती, हार्मफुल होती है सांस लेने के लिए, ठीक है। आंसर इसका होगा बी, ओजोन इज हार्मलेस। बोल रहे हैं हार्मलेस, तो हार्मलेस नहीं, हार्मफुल है ये तो, ठीक है। चलिए 68 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज का सोर्स कौन सा है, तो रेडिएशन पॉल्यूशन, ठीक है, रेडिएशन पॉल्यूशन। 69 देखिए, इन विच वेस्ट डिस्पोजल मैथड सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि ये पूछ रहे हैं इन विच वेस्ट डिस्पोजल मैथड, वेस्ट को डिस्पोज करने का कौन सा मेथड है, सॉलिड ऑर्गेनिक वेस्ट को आर कन्वर्टेड टू द रिड्यूस एंड गैसियस प्रोडक्ट थ्रू कंजप्शन। तो इंसनरेशन यानी जलाकर इनको फिर नई तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है, तो इंसनरेशन यानी कि दहन करके, ठीक है। 70 देखिए, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज, तो ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में, 78% होता है, लगभग 78% होता है, ठीक है। 71 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर। हम लोग सोचते थे यमुना है, लेकिन यमुना नहीं है, ये गंगा है। मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर कौन है, गंगा। ये वाला क्वेश्चन 2021 में भी आया था, 2021 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग पॉल्यूटेड रिवर कौन सी है, गंगा। जिन गंगा मैया को हम सबसे ज़्यादा पवित्र बोलते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा गंदा कर रखा है लोगों ने, ओके। 72 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। 73 देखिए, द मेन रीज़न फॉर नॉट प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये कह रहे हैं कि मेन रीज़न क्या है कि आजकल लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, मतलब आजकल बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ रही है, रीज़न क्या है। अब देखो रीज़न भी ऐसा बताया है कि ये अपनी ही वाहवाही चाह रहे हैं उसमें, हैं लोगों की गलती निकाल रहे हैं। मतलब ये कह रहा है कि अधिकतर जो जनसंख्या है ना वो इलिटरेट है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है। इतने सारे स्टूडेंट हैं भाई पढ़े लिखे, बेचारे परेशान हैं, उनको नौकरी मिल नहीं रही, लेकिन एक कमी निकाला है विद्यार्थी में कि जनसंख्या क्या है, इलिटरेट है। अब जितने लोग हैं उनको ही नौकरी दे दें पहले, ये जो अनपढ़ हैं उनको ना दें, लेकिन इनको तो दे दें जो पढ़े लिखे हैं, पर अपनी कमी नहीं बताएंगे, ये दुनिया की कमी बताएंगे, ठीक है। तो मेजर ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट, सी लगाइए इसका आंसर। 74 देखिए, द मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज। मुख्य कारण क्या है ओवर पॉपुलेशन का, मतलब इससे क्या होगा इससे, डिक्रीज द शॉर्टेज वाटर। भैया पानी की कमी कम होगी क्या, नहीं, पानी की कमी और बढ़ जाएगी। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होगा, पानी की कमी तो और बढ़ जाएगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट, क्या जंगल बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, और कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग जंगलों को खा जाएंगे ज़्यादा बढ़ गए तो। प्रेशर ऑन लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्स, ये सही है भैया। और ये देखिए, एडिक्वेट स्टोरेज
ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अरे भैया स्टोरेज नहीं बढ़ेगा नेचुरल रिसोर्स का, और कम होंगे नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि लोग खा जाएंगे ना उन सारी चीज़ों को, उपभोग कर लेंगे ज़्यादा तो प्रकृति का। तो इसका आंसर बी होगा सही, ठीक है, आंसर होगा बी, आंसर बी 74 का। Among the following which one is not recognized as a natural disaster? किसको हम नेचुरल डिजास्टर नहीं कह सकते, प्राकृतिक आपदा नहीं कह सकते, इनमें से किसको? तो वॉल्केनो इरप्शन तो है, फूड फ्लड है, सुनामी है, लेकिन जो ब्लो आउट होता है उसे कहते हैं बम फोड़ देना, या कहीं उठाया और फोड़ दिया, तो बम फोड़ देना ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। इसका आंसर होगा डी, ठीक है, डी आंसर लगाइए। 76 देखिए, विच डिजास्टर इज कॉज्ड बाई सेस्मिक वेव्स? तो सेस्मिक वेव से आती है सुनामी, जैसे टी सुनामी लिखा, जापानी शब्द इसलिए इसमें आगे टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सुनामी, इसमें टी साइलेंट है, ओके, जापानी वर्ड है। पूछ लेते हैं कि सुनामी कौन सा वर्ड है, तो जापानी वर्ड है ये, जापानीज। 77वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर? प्राकृतिक आपदा दिवस कौन सा है, मतलब किस डेट को मनाते हैं? तो 13 अक्टूबर को। 78 देखिए, द ग्रीन हाउस गैस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वान्टिटी इज, ग्रीन हाउस गैस जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहती है वो कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, द मोस्ट पॉल्यूटेंट ग्रीन हाउस गैस इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी इज, तो कौन सी है मोस्ट पॉल्यूटेंट जो गैस है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आगे देखिए, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन की पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो पीएच वैल्यू होती है 5 से 5.5 तक, ठीक है। एसिड रेन की पीएच वैल्यू होती है 5 से 5.5 तक, तो आंसर होगा इसका 5.6। अच्छा, आपने एसिड रेन का देख लिया, पीएच वैल्यू 2-3 चीज़ों की देख लेना, ठीक है। नींबू की भी देख लेना, नींबू की पूछ लेते हैं क्या होती है, उसकी 2 होती है नींबू की, तो देख लेना। और भी 2-3 चीज़ें हैं, मूत्र की क्या होती है वो देख लेना, है ना, पीएच वैल्यू। कैसे देखिए, क्योंकि हो सकता है इसमें ये एसिड रेन की पूछे तो उसमें किसी और चीज़ की पूछ लें, नींबू की पूछ लें, या यूरिक एसिड की पूछ लें, किसी की पूछ सकते हैं, ठीक है, यूरिया की पूछ सकते हैं। 81 देखिए, 81 क्या है? द मेन गैसेस विच कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, मतलब एसिड रेन में कौन कौन सी मुख्य रूप से गैस होती हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी सही है इसका आंसर। 82 देखिए, अकॉर्डिंग टू विदार्थ 1978 द स्पेसिफिक एम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉल इनटू 3 ग्रुप्स विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन विदार्थ एम्स, यानी कि 3 ग्रुप हैं, विदार्थ एम ने 3 ग्रुप्स के बारे में बताया था, वो कौन कौन से और कौन सा नहीं है इसमें, वो बताना हमें, ठीक है। विदार्थ के जो उद्देश्य था, उनका जो उस कमेटी का उद्देश्य था या इसका उद्देश्य था, उसमें 3 ग्रुप बताए थे, ठीक है। और जो 3 ग्रुप थे वो कौन कौन से थे, और जो उसमें नहीं है वो कौन सा नहीं है? तो देखो, कॉग्निटिव भी था और नॉर्मेटिव भी था, ओके, और ये टेक्निकल एंड एप्लीकेबल एम भी था, लेकिन एनवायरमेंटल एम नहीं था। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है, आंसर होगा इसका डी। 83 देखिए, इन विच कंट्री फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड? तो पहली जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, वो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 1992। इसे डेट को लिख लेना, क्योंकि हो सकता है जो 3 तारीख को आपका पेपर है उसमें पूछा जाए। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। देखो, पेपर इसी में से कुछ बनकर आएगा, ध्यान रखना, पिछला पेपर देख जाना और इसे पढ़ जाना इसके आंसर को, ठीक है। तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में ब्राज़ील में हुआ था पहला अर्थ समिट। 84 देखिए, इन विच ईयर फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो ये जो हुई थी ना, ये मेनली 1984 में हुआ थी, एस्टेब्लिश इंडिया में 1984 में हुई थी, लेकिन लीगली रूप से ये 2003 में हुई है लगभग, ठीक है, 2003 में। पर यहाँ वो है ही नहीं ऑप्शन, तो इसलिए 1980 लगा दे रहे हैं, ठीक है। वैसे 1984 में हुई थी, लेकिन इसमें नहीं है वो ऑप्शन, तो 1980 लगा दे रहे हैं, ओके। लीगली रूप से 2003 में हुई थी मेनली। आगे देखिए, सुभाष दत्ता एन एनवायरमेंटलिस्टिक सेड द लिटरेरी वर्क ऑफ टैगोर, यहाँ आएगा टैगोर, कैन बी यूज्ड फॉर रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट। यहाँ आएगा टैगोर, यानी कि टैगोर कहाँ है इसमें? ये रहा, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, आंसर होगा इसका सी, ओके। आगे देखिए, 86 डोमेस्टिक वेस्ट प्रोडक्ट यूराइन, जो डोमेस्टिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूराइन एंड फेसिकल मैटर, वुड एंड क्लॉथ आर कॉल्ड, ये कैसे हैं? क्या ये बायोडिग्रेडेबल हैं? हाँ भैया, ये बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट हैं, आराम से ये इन्हें डिग्रेड किया जा सकता है। मतलब पन्नी जो होती है ना, पन्नी पॉलीथिन होती है, उसे डिग्रेड नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है।
क्योंकि कपड़ा है, लकड़ी, ये सब घुल मिल जाते हैं, सब घुल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ये सब प्रकृति से आए और प्रकृति में ही समाहित हो जाते हैं। 86 देखिए कहाँ गया। इन विच ईयर एनवायरमेंटल एजुकेशन एमर्ज्ड एज द टर्म फॉर द एजुकेशनल डिमेंशन ऑफ द एनवायरमेंटल मूवमेंट। ठीक है, तो कह रहे हैं किस ईयर में ये एमर्ज हो गई थी इसमें एजुकेशनल डिमेंशन में। तो ये कौन सी ईयर है, ये जो ईयर है ना, इसके बारे में इसकी भी डेट इसी तरह से है। लगभग हमने जो 1966 से था कुछ, ये 1966 से 1969। अब ये लोग क्या मानते हैं, 1960 मानते हैं या 1970 मानते हैं, ये लोग यही जाने कि क्या मानते हैं। लेकिन पेपर तो निरस्त हो ही गया, पर आप ये डेट ध्यान रखना, आता भी है क्वेश्चन तो 1966 टू 1969 इस तरह मानते हैं सब। ठीक है, 88 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल एजुकेशन टीचिंग मेथड इज इनइफेक्टिव फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। इनइफेक्टिव यानी कि कौन सा इनमें से टीचिंग मेथड है जो इफेक्टिव नहीं है, यानी अप्रभावी है, यानी प्रभाव नहीं छोड़ता है। किसमें, एलिमेंट्री क्लासेस। एलिमेंट्री क्लासेस होते हैं प्राथमिक क्लासों के लिए, यानी कि प्राथमिक क्लासों के लिए कौन सा इनमें से स्टडी है जो प्रभावी नहीं है, अप्रभावी है। तो स्मॉल ग्रुप प्रोजेक्ट ये तो सही है, छोटे छोटे ग्रुप में बच्चों को बना दो और पढ़ाई कराओ। आउटसाइड स्टडी ये भी अच्छा है, स्कूल से बाहर ले जाओ, टूर कराओ, बच्चों को दिखाओ, ये सही है। इमिटेशन यानी कि जैसे अनुसरण करके सिखाते हैं तो ये भी सही है। लेकिन लेक्चर मेथड छोटे बच्चे कहाँ सीख पाएंगे, आप व्याख्या देते हो बच्चे सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, आंसर होगा इसका डी। 89 देखिए। द एसिड रेन फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाई। एसिड रेन फिनोमेना किसने डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट अंगस स्मिथ। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। विच इज़ नॉट अ पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट टू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा पॉसिबल इफेक्ट नहीं है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एन इंक्रीज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। ओके, 91 देखिए जी, कितने मैसेज आते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग, अरे बड़ा अंधेरा लग रहा है। विच एमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस ड्यू टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या बोल रहे हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यू टू अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ड्यू टू जो होता है, इसका आंसर, हाँ, तो इसका आंसर जो होगा, एक मिनट पढ़ूँ दोबारा से क्या लिखा है। हाँ, ये कह रहे हैं कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है सूर्य से, उससे क्या बनता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है। तो ये चारों ही चीज़ें बनती हैं उससे, तो ये चारों ही चीज़ें बनती हैं। तो इसमें आंसर क्या लगाएंगे भाई, ये तो चारों ही इसमें आंसर है, ऑल ऑफ एवव होना चाहिए, सब ठीक है इसमें। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हमको नहीं पता है, लेकिन इसमें चारों ही सही है। ठीक है, यही जाने क्या लगाएंगे, ओजोन लगाएंगे या सल्फर डाइऑक्साइड लगाएंगे, फ्लोराइड लगाएंगे, ये सब सही है इसमें। लेकिन हाँ, एक हद तक कार्बन डाइऑक्साइड को हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, इसे तो लोग भी बना रहे हैं आजकल। बाकी ये सारी चीज़ें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से सनलाइट की उपस्थिति में बन जाती हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी इससे बनती है। लेकिन बात क्या है कि इसे तो लोग भी बना रहे हैं। अंगीठी जला ली या चूल्हा जला लिया, उसके जो अग्नि होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना। अग्नि क्या, जो रेड रेड दिखाई देती है ना कोयले जलते हुए, वो देखो। अब आगे वाला जो पेज है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे आपको क्या लगाना है, क्योंकि हमको क्लियर नहीं पता है इसका। ठीक है, हमको नहीं पता है इसका, हो सकता है ये माने क्या मानेंगे, बस चारों ही सही हैं इसमें। अब देखो आपके हो गए 91 क्वेश्चन। ये देखो ये वाला पेज, ये हमको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें क्या लिखा है, तो हमने इसके आंसर हम एक भी नहीं कर पाए हैं। हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि लिखा क्या है। देखो, देख रहे हो, ब्लर हो रहा है, पूरा नहीं दिख रहा। लेकिन इस साइड के जो क्वेश्चन है वो थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं, इसलिए इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा है, इन विच ईयर डिड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस। ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब एक्सिस्टेंस में आया। ठीक है, तो इसके ये कब आया था, ये आया था 1987। ठीक है, 97 देखिए। विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट इज अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा इसमें सही नहीं है स्टेटमेंट, तो ये पूछना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका आंसर होगा बाई रेस्ट्रिक्टिंग द यूसेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, बाई रेस्ट्रिक्टिंग
आगे देखिए 98, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन शील्ड इज ओजोन शील्ड कहाँ पाई जाती है, तो भैया स्ट्रेटोस्फीयर पाई जाती है, ठीक है, समताप मंडल में। 99 देखिए, इन विच ईयर द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली, तो कब ये कमीशन स्टार्ट हुआ था, यूएन जनरल असेंबली में, तो ये कब हुआ था, 1992। अमॉन्ग द फॉलोइंग हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट से कौन संबंधित नहीं है, तो देखो ये गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और सुदेशा देवी ये सब हैं, लेकिन अमृता देवी वैष्णोई इससे नहीं है। अमृता देवी वैष्णोई इस आंदोलन से नहीं है, वो वैष्णोई आंदोलन से हैं, वो जो मारवाड़ में हुआ था, ठीक है। तो आपके इस पूरे पेपर के आंसरिंग आपने कर ली, लेकिन ये वाले क्वेश्चन नहीं समझ आए, इसलिए इसके आंसर नहीं हुए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर नहीं हुआ, 92 से लेकर 95 तक, ठीक है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हमने कोशिश की आपको समझाने की, आंसरिंग करने की, ठीक है। आंसर सही होंगे, परेशान मत होना, 1-2 में कोई गड़बड़ी हो सकती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। दोबारा उसको रिव्यू किया जाएगा, ओके। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और 3 तारीख के पेपर के लिए तैयार हो जाइए और इसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। फिर मिलेंगे, ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।